वेलकम टू बॉस ब्यूटीज, जहाँ कहानियां नहीं बदलाव बोलता है. The stories of the leadership, stories of the change makers, stories of the entrepreneurs. Hi, my name is Sonali Nakshmi. I turn the women's stories into movement. Today I have a guest whose name is Poonam Lala. She is an entrepreneur, पर उससे खूबसूरत एक और पहचान है. हमारी पहचान एक बहुत ही खूबसूरती से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुई. फिर हम मुलाकात किए और जब बात किए तो एनर्जी और वाइब्रेशन और कहानी ऑफ द स्ट्रगल एक साथ हमें जोड़ कर लेकर आई. वेलकम टू द वॉइस विला. वेलकम टू द बॉस ब्यूटीज. सोनाली. So thank you so very much for accepting the invitation and coming here. आज मैं थोड़ा सा फॉर्मल साउंड कर रही हूँ, पर मुझे वो बहुत देर तक नहीं आएगा तुम्हारे साथ में. I just wanted to ask you, cut to the question. इतने खूबसूरत बालों के लिए क्या करती है? इतने खूबसूरत बालों के लिए मैं कुछ भी नहीं करती हूँ. जस्ट केयर करने के लिए हेयर वॉश बहुत बारी जरूर कर लेती हूँ, पर मैं कभी ऑयलिंग नहीं करती. आज मैं 66 इयर्स की हूँ और जब मैं 16 की थी तो उसके बाद मैंने ऑयल लगाना छोड़ दिया. क्या बात है. इसी से मुझे बात पूछना है, बहुत गहरी बात पूछना चाहती हूँ. इतनी आसानी से अपनी उम्र बता पाना कितना और क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है. देखो, एज जो है वो है, उसको छुपाने से कुछ होता नहीं है. लेकिन मैं प्राउडली इसलिए भी बोलती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि इस एज तक आने के लिए जो मैंने किया है वो मुझे खुशी ही देता है. चाहे मेरे साथ कुछ भी कम ज्यादा हुआ है, दुख सुख सभी के साथ आते हैं, मेरी जिंदगी में भी आए, लेकिन मैं उसको सबको पीछे छोड़कर और इस उम्र तक पहुंच चुकी हूँ. ये मुझे बहुत सुख देता है. एब्सोल्युटली. एक बहुत ही खूबसूरत बात बताए क्या. ये बात किसी मूवी की है या कहीं तो मैंने पढ़ी और सुनी है. गेटिंग द ओल्ड एज इज द ब्लेसिंग्स. क्योंकि बहुत लोग उस उम्र तक पहुंच नहीं पाते हैं. लेकिन फॉर द वुमेन एक ना ट्रेंड है ना, कि हम लोग अपनी एज छुपाते हैं. हम बताना नहीं चाहते हैं कि हमारी एज क्या है. बट आई थिंक अगर हमने ग्रेसफुली उस एज को, उस उम्र को अगर एक्सेप्ट कर लिया तो एक कितनी खूबसूरत बात है. ये जो एक्सेप्टेंस है वो पूनम कहाँ से आता है? वैसे देखा जाए ना तो देखो, जब हम अपनी लाइफ में कुछ करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और उसमें हमें जो लोग मिलते हैं और उसमें जब हम अपने आप को कुछ अलग पाते हैं. देखो, मैंने कई जगह देखा अपने आप को औरों से बहुत अलग पाया. सिर्फ स्ट्रक्चर में नहीं, माइंड से, बॉडी से, सब तरह से मैंने अपने आप को काफी अलग पाया. ये पाया कि मुझे लोग बोलते हैं 66 की लगती नहीं है, झूठ बोल रहे हो. पर मैं ये बोलती हूँ कि 66 की लगती नहीं हूँ क्योंकि मैंने उसको माना है कि मैं इस उम्र में आ रही हूँ और इस उम्र में आने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए. आप मानेंगे, मैं कभी योगा नहीं करती, मैं कभी वॉकिंग नहीं जाती, मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करती, सिर्फ दिल से खुश रहती हूँ. दिल से खुश रहना एक बहुत बड़ी बात है. आप दिल से खुश रहिए. और मैं हमेशा बोलती हूँ, खुशियां बांटो. जितनी खुशियां बांटोगे ना, तुम्हारे पास वापस लौट के आनी ही है. क्या बात है. क्या फॉर्मूला है? वैसे तो बता दिया है खुश रहने का फॉर्मूला क्या है, कि दिल से खुश रहने का फॉर्मूला क्या है? खुश रहने का फॉर्मूला यही है. देखो, कई बार होता है कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जिनको तकलीफें हैं, है ना, और वो अपनी तकलीफों से जूझ रहे हैं और अपने आप से परेशान हैं. तो क्यों नहीं हम उनके साथ मिलके और उनको उनकी जिंदगी में क्या उनको करना चाहिए जिसके कारण वो बाहर आ सके. ये जो परेशानियां हैं वो तो आएंगी ही. जीवन का नाम ही वही है, सुख और दुख. आज धूप है, कल छाया है. आज सुबह है, कल रात है. रात के बाद फिर से सुबह आती ही है. ये तो हमें मालूम है. लेकिन कोई उस चीज को लेकर नहीं चलता. वो सोचते हैं रात आ गई यानी हमारा तो अभी सब हो चुका है. अभी जैसे कि बहुत सारे being women, you know mingle with lot of women, right? Many women. तो उस वक्त हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों का इतना डिप्रेशन, उतना टेंशन. यस. तो इसमें मैं समझती हूँ कि ये टेंशन और डिप्रेशन इसलिए है क्योंकि उन्होंने सारी लाइफ में लोग क्या कहेंगे का एस्पेक्ट ज्यादा है. तो मैं ऐसा मानती हूँ कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. इस रोग को अगर आपने हटा दिया है और आप बहुत अपने आप से बहुत खुश है, तो वो खुशी आपके चेहरे से झलकती है. आई थिंक आई हैव टू गिव अ कॉम्प्लीमेंट टू यू कि वो आपके चेहरे से,
झलकती है जब आपके परिवार में या घर के लोगों से भी मुलाकात होती है, तो उनके उनके अंदर भी आपके लिए वही भाव झलकता है। तो दैट इज आई थिंक ब्यूटीफुल। लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नी। कहाँ से हो? मैं हूँ दिल्ली से। हाँ। शादी करके नागपुर आके 41 इयर्स हो गए हैं तो मुझे। साउथ दिल्ली या मतलब वो नहीं, बहुत बड़ा चलता है ना? मेरा जन्म है चांदनी चौक, आह! पराठे वाली गली। क्या बात है! तो लिटरली फ्रॉम द चांदनी चौक, यस, एब्सोल्यूट चांदनी चौक। यस, किनारी बाजार में मेरा जन्म है। हाँ। और वहां से पैदाइश होके फिर हम लोग जब शिफ्ट हुए बाद में, तो 11th 10th तक वहीं थे। 11th जो थी हायर अरे सेकेंडरी का, बचपन तो तुम्हारा वो वो चांदनी चांदनी चौक चौक में ही गया। हाँ। और उसके बाद हम लोग शिफ्ट हुए मॉडल टाउन। फिर बाद में हम लोग बाद में शिफ्ट हुए अभी अशोक विहार में, मेरा मायका है अभी ओके फिलहाल। ओके ओके। तो बड़े अच्छे दिन, बड़े अच्छे खान पीन। बताओ ना, चांदनी चौक के मतलब दिल्ली के बारे में बहुत सुना है। बस तुमको अच्छा खाना खाना है अगर, तो मेरे साथ दिल्ली चलो। शॉपिंग भी करवाऊंगी, क्योंकि हमारा तो खुद का बिजनेस है। क्या बात है! ड्रेसेस का बिजनेस है हाँ। और साड़ियों का बिजनेस है। जब मैं पहले बिजनेस में थी, जो मैंने स्टार्ट किया था कपड़ों का बिजनेस, तो मैं 2 जगह से ही कपड़े लाती थी, एक दिल्ली, एक मुंबई। दिल्ली से तो मोस्टली मेरे ब्रदर जो हैं उनके शॉप से आता था, तो मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वही भेज देते थे। कभी कभी जाती थी, लेकिन मुंबई में एवरी वीक जाती थी, तो वहां से मैं परचेज करके आती थी। और एवरी वीक में क्यों जाती थी वो बताना चाहूंगी। मेरा बेटा है छोटा, जो कि 9 साल का था तब, उसने तबले का एग्जाम दिया था 3rd, और उसकी एज बढ़ा के उसका एग्जाम लिया गया था। तब वहां पर जो उसके एग्जामिनर आए थे, उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि तुम्हारा जो बेटा है वो तबले में बहुत आगे जा सकता है, उसको किसी गुरु की आवश्यकता है, उसको मुंबई या कलकत्ता लेकर जाओ। तब हमें किसी तरह, ये तो एक बड़ी स्टोरी है, लेकिन हमें बॉम्बे में गुरुजी मिले, पंडित अरविंद मूलगांवकर जी, और उन्होंने मेरे बेटे को सिखाना शुरू किया। तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले सवाल ही यही किया था कि आप कब ला सकते हो। मैंने कहा आप क्लास कब लेते हो? बोले सैटरडे संडे। मैंने कहा एवरी सैटरडे संडे, नागपुर से मुंबई आऊंगी। क्या बात है! एवरी फ्राइडे हम दोनों जाते थे। पहले शुरू शुरू में मेरे हस्बैंड भी चलते थे, क्योंकि मुंबई से मैं वाकिफ नहीं थी। बाद में मैं ही जाने लगी। तो सैटरडे कितने संडे साल आप अपने बच्चे के 10 लिए? साल 10 साल कंटिन्यूअसली, एवरी वीकेंड आप? वीकेंड जब उसके एग्जाम रहते थे सिर्फ तब नहीं जाते थे, तो उस टाइम पे मैं अपनी परचेजिंग भी कर लेती थी। तो ये मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि लाइक मल्टीटास्किंग, ये तो मतलब ये मोर देन मल्टीटास्किंग है। सो हाउ डिड यू मैनेज, एंड यू ब्यूटीफुली मैनेज योर होम आल्सो। बहुत खूबसूरती से अपना घर संभालती हो, बहुत खूबसूरती से अपना बिजनेस संभालती है आप, और कोई शिकन नहीं है चेहरे पर। हाउ डिड यू मैनेज इट? एंड मतलब लाइक आई जस्ट वांटेड टू डिकोड इट, कि स्ट्रेस नहीं अब? नहीं, स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। देखो, स्ट्रेस लोगे तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते, कुछ भी काम नहीं कर सकते। मेरा ऐसा है कि एक बार एक काम को पकड़ा है, यानी उसको करना ही है, छोड़ना नहीं है। कपड़े का बिजनेस मैंने छोड़ा, आप बिलीव करोगे क्या होता है, कोई अगर अपना बिजनेस बंद करता है ना, तो उसका प्रोडक्ट उसके पास बच जाता है, कोई खरीदने वाला नहीं रहता, वो पूरा लॉस में जाता है। और मेरा, जब मैंने अनाउंस किया कि मेरे को हेल्थ चैलेंजेस आए हैं, जिसके कारण मेरे को अपना ये कपड़े का बिजनेस बंद करना है, मेरे कस्टमर्स को फोन किया कि मैं फला फला जगह पर एक एग्जीबिशन लगा रही हूँ, आप आ जाओ, मैं बहुत कम रेट में निकाल रही हूँ। 2 घंटे में मेरा पूरा स्टॉक खत्म हो गया। और उसके बाद मेरे हस्बैंड की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, तो फिर उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। मैंने उनके साथ, उनका पेट्रोल पंप था, मैं उनके साथ पेट्रोल पंप जाने लगी। उनकी सेहत के लिए जरूरी था, कार में ही ड्राइव करती थी। हमारा 75 किलोमीटर पे था, यहाँ से भिवापुर से भी आगे पेट्रोल पंप था हमारा। तो कार में ही ड्राइव करती थी, लेके जाती थी उनको। फिर उसके बाद में जब वो ठीक होने लगे, तो हमारे बच्चों ने और मैंने ये डिसाइड किया कि इतनी दूर इनका आना जाना थोड़ा मुश्किल है, और नहीं केयर भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम रेगुलर नहीं जा पा रहे थे। तो हमने सोचा इसको सेल आउट करते हैं, लेकिन सेल आउट करने के पहले कुछ बिजनेस चाहिए। और मैं बिजनेस ढूंढ रही थी। इतने में ऐसा हुआ कि मुझे दिल्ली जाने का मौका मिला। मायके गई थी, मायके गई, मेरी भाभी ने मेरे आगे में ड्राई फ्रूट्स रखे। मैंने बोला यहाँ आती है तो ड्राई फ्रूट खाती हूँ, मुझे नागपुर में ड्राई फ्रूट अच्छे नहीं लगते। मेरे भैया बोलते, ले तेरे सामने बिजनेस है और तू बोल रही है, जब नागपुर में तेरे पसंद के ड्राई फ्रूट तेरे को नहीं मिलते
तेरे को हम बताते हैं कहाँ से लेना। तो मेरा भतीजा था साथ में बैठा हुआ, बोला मेरा फ्रेंड है जम्मू में, बुआ मैं आपको नंबर देता हूँ, उससे बात करो, वो आपको सप्लाई करेगा। तो मेरा जम्मू कश्मीर से ड्राई फ्रूट आता है और मेरे को आज 11 साल हो गए, मैं उस बिजनेस में हूँ। क्या बात है। सो हाउ डिड यू दिस वे यू स्टार्ट Yes. बिजनेस? आज बिजनेस कितना बड़ा है और कितना कैसे काम कर रहे हैं देखो आज ऐसा है कि लास्ट ईयर मेरी शॉप थी और मेरे हस्बैंड को लास्ट ईयर पैरालिटिक अटैक आया। ओ गुडनेस। तो भगवान जी लेते रहते हैं हमारी परेशानियों का। क्या है, भगवान भी उसी की परीक्षा लेते हैं जो मालूम है भगवान को 100% पास होएगा। तो उसमें ऐसा हुआ कि लास्ट ईयर उनको जब ये हुआ तो मुझे शॉप बंद करनी पड़ी, क्योंकि उनको छोड़ के मैं शॉप जा नहीं सकती थी, उनको लेके मैं शॉप जा नहीं सकती थी। बच्चे मेरे दोनों, एक बॉम्बे में है, अब तो तरुण जो छोटा तबला जिसका है वो तबले पे ही कंटिन्यू किया है उसने, और बड़ा जो है वो एमटेक किया हुआ है, तो दिल्ली में HCL में जॉब कर रहा है। तो बिजनेस हम दोनों को ही करना था। तो मैंने सोचा कि ये बिजनेस हम घर से भी कर सकते हैं। अब मैंने पूरा बिजनेस घर पे शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि बच्चे हैं नहीं, हम अकेले ही हैं। और अभी ऐसा है कि मेरे कस्टमर्स तो पुराने हैं ही 11 साल के, तो वो लोग मुझे मोबाइल पे ऑर्डर कर देते हैं और मैं उनको पोर्टर के थ्रू भेज देती हूँ और QR पे पैसा आ जाता है, तो कोई टेंशन नहीं है। नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करके बिजनेस को रीडू करना कैसे किया? वो भी ऐसा ही हुआ कि जब जब ऐसी परेशानियां आती हैं ना, तो सॉल्यूशन भी अपने आप ही समझ में आ जाते हैं। तो वो भी मुझे ऐसा लगा कि, और अभी भी जैसे मेरे कस्टमर्स हैं, उनको अगर मैं प्रोडक्ट भेज भी रही हूँ ना आज, तो मैं उनसे पोर्टर का पैसा नहीं लेती हूँ। ये सोचती हूँ कि मैं अपनी शॉप पे जो खर्चा कर रही थी वो मैं यहाँ खर्चा कर रही हूँ और मेरे कस्टमर्स उसमें खुश हैं, उनको एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें जो है ना वो अपने आप, मैं आपको बताऊं एक बात, जब हम किसी चीज में कदम रखते हैं ना तो दिमाग अपने आप उस दिशा में चलता है। जैसे तुमने ये शुरू किया तो तुम्हारे दिमाग में आज की पहले से डिजाइनिंग नहीं होगी कि मैंने ये सब करना है। ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम खुद ही अपने आप ही आगे बढ़ते जाते हैं। तो वही हुआ है मेरे साथ भी कि अपने आप ही मुझे रास्ता मिलता गया और आगे मैं बढ़ती गई हूँ बस, और उसमें गॉड की ब्लेसिंग्स हैं और आप जैसे दोस्त हैं। क्या बात है। एक आई थिंक यू वर द प्रेसिडेंट ऑफ सब द ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और अपनी कार्यकाल के बारे में भी बताओ। हाँ, मैं विदर्भ इंडस्ट्री एसोसिएशन की लेडीज एंटरप्रेन्योर विंग में 2 साल प्रेसिडेंट रही हूँ। अभी मैं वहाँ की पास्ट प्रेसिडेंट हूँ। वहां पे हम लोग लेडीज को जो बिजनेस करना चाहती हैं या बिजनेस कर रही हैं, दोनों तरह की लेडीज को हम एंटरटेन करते हैं। उन लोग को हम सिखाते हैं। एवरी मंथ एक प्रोग्राम रखते हैं जो कि बिजनेस रिलेटेड ही रहता है। उनमें से एक महीने में हम लोग इंडस्ट्रियल टूर भी करते हैं, जहाँ पे हम लेडीज को इंडस्ट्री विजिट कराते हैं कि अगर कभी किसी के मन में इंडस्ट्री डालने का विचार है तो वहां पे वो लोग इंडस्ट्री के लिए सीख सकते हैं। उसके बाद हम लोग विमेंस डे के लिए भी हम लोग लेडीज को इनवाइट करते हैं। हम लोगों का तरीका कुछ और है। जैसे बाहर ऐसा होता है कि उनको मालूम है ये फला लेडी है जो काम कर रही है, उसको बुलाया और दे दिया। हम वैसा नहीं करते। हम सबके फॉर्म्स मंगवाते हैं, उसके बाद उसमें से स्क्रूटनी होती है, उसमें से हम लोग सिलेक्ट करके उनके पास विजिट करते हैं कि क्या उन्होंने जो हमें बताया है वो सही है, और अगर ऐसा है तो हम उसमें से उनको अवार्ड देते हैं। और जब वो अवार्ड ले चुके होते हैं और हमें मालूम है कि वो बहुत अच्छे हैं, तो हम उन्हें अपनी टीम में भी ले लेते हैं ताकि वो और ग्रो कर सकें। VILEW से एक बार अगर किसी को अवार्ड मिल गया है तो उसने आगे बढ़ना ही है, ये बात मैं आपको बता देती हूँ। किस तरह से आगे बढ़ती है और कैसे हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन उनको जब अवार्ड मिल जाता है, सबसे पहली बात उनका पेपरों में नाम आता है। जैसे ही वहां पर नाम आता है लोग समझ जाते हैं कि VI से अगर मिला है ना, दैट मीन्स कि ये सही में सच्चा प्राइज मिला है, किसी का नाम या किसी के कहने से या रिकमेंडेशन से नहीं, तो कुछ नहीं है, ये उन्होंने सच में अपनी मेहनत से लिया है जो लिया है। तो उसके कारण उनको काम मिलने शुरू हो जाते हैं अपने आप ही। और उसके बाद जब जैसे हमारी टीम है बहुत बड़ी, उसमें भी हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते ही हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे जो उद्योजिका होती है उसमें हम 100 स्टॉल्स देते हैं। उसमें छोटे से छोटे बिजनेस से भी वहां पे लेडीज आती हैं और बिजनेस शुरू करती हैं। उनको जिस तरह का सपोर्ट लगता है, जैसे उनको नहीं समझ में आता कि बेचना कैसे है, बात कैसे करनी है, ये सब चीजें भी हम छोटे छोटे पॉइंट्स उनको सिखाते हैं। वाह। हाँ, और हमारा ये रहता है कि
किसी ने अगर उद्योजिका में स्टॉल लगाया है तो आगे जाके उसका बिजनेस जो है बहुत बढ़े। और ये हमने देखा है क्योंकि हमारे हर साल जब हम 100 स्टॉल लगा रहे हैं ना, उसमें से 20 पुराने तो कम से कम निकल ही जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके होते हैं और उनको स्टॉल की जरूरत नहीं है। क्या बात है। अच्छा, 5 पॉइंट्स बताइए जो अगर कोई वुमेन है वो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू करना चाहती है, हाँ, सो व्हाट आर द 5 पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू यू जिसमें उसने अपना सोचना चाहिए या फिर उसको स्टार्ट करने से पहले उसको 5 पॉइंट्स की तैयारी करनी जरूर। चाहिए? उसमें ऐसा है कि पहले तो सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, मैं कर सकती हूँ। जब तक तुम्हारे दिमाग में ये चीज नहीं है तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। दुनिया कुछ भी बोलेगी, उनको बोलने दो। दूसरी बात, फेलियर के लिए रेडी रहो। अगर तुम बिजनेस कर रहे हो, फेलियर के लिए रेडी रहो, क्योंकि इतनी ज्यादा मार्केट में चीजें हैं कि तुमको आगे आने में समय लगेगा। कहीं भी तुम फर्स्ट क्लास से सीधे 10th में नहीं पहुंचे हो, वो चीज हमेशा याद रखना। तो जब तुम फर्स्ट से सेकंड में जाओगे, तभी सेकंड से थर्ड में जाओगे, फिर फोर्थ में जाओगे। तो वहां पर बिजनेस भी ऐसा ही है, स्टेप बाय स्टेप ही आपको आगे जाना होता है। एकदम से आप सोचोगे कि मेरा बिजनेस एकदम से आगे बढ़ जाए, वो नहीं होता। आपको बहुत पेशेंस रखकर बिजनेस में चलना होता है। एक बात यह है कि आपके पास पैसा कितना है, उस हिसाब से करो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास आज 10,000 है, मैं 25,000 बाहर से लेके 35,000 का बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, वो बिल्कुल गलत है। अच्छा, हाँ, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो, पॉजिटिव रह के हम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन कब बिजनेस में ऊंच नीच आती है आपको पता नहीं चलता। समझो अगर आपके बिजनेस फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत यस, अगर तुम्हारा बिजनेस में कुछ ऊंच नीच आ गई और तुमको वो पैसा वापस करने के लिए तकलीफ हो रही है, तो तुम क्या करोगे? बिजनेस बंद। वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, क्योंकि तुम्हें आगे बढ़ना है ना। तो तुम्हारे पास अगर 10 है ना, तो तुम 8 से शुरू करो, 2 को और हाथ में रखो। जरूरी नहीं है कि तुम इतना बड़ा पैसा लगाओ। कैलकुलेटिव रिस्क होनी कैलकुलेटिव। और तुमको ये सोच के चलना है कि भैया अगर मेरा 2,000 का नुकसान हुआ भी, तो मेरे पास अभी है 2,000 और लगाने के लिए, है ना। तो उस हिसाब से अगर तुम चलते हो तो तुम्हारा बिजनेस बढ़ता है। एक बात और है, तुम्हारा खुद का एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव रहने के साथ साथ में दूसरों के साथ किस तरह तुम बात कर रहे हो, वो बहुत जरूरी है। तुम अपने प्रोडक्ट के बारे में कितना जानते हो। कोई मुझे अगर मेरे प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, किस तरह से है, क्या चीज उसकी फायदे की है। ये सब चीजें अगर तुम्हें मालूम है। आज लेडीज बिजनेस स्टार्ट कर देती हैं, कपड़े का बिजनेस है, उनको पता ही नहीं है हम कौन सा बेच रहे हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। वो बोलते हैं सिल्क है, सिल्क में भी बहुत वैरायटी होती है, कौन सा सिल्क है, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। वेल रेड, वेल ये स्टडीड होना चाहिए। और पब्लिक रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पहले से रिलेशन नहीं रहते। आपका जो बोलना है, आपका जो सोचना है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो सामने वाले को अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल सच बात। आप कॉन्फिडेंटली बोलो कि मेरी चीज अच्छी है। जब तक आपके मन में झिझक है, आप बिजनेस नहीं कर सकते। बहुत सही बात। तो ये चीजें बिजनेस के लिए कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि होना बहुत बहुत जरूरी है। आपने क्या देखा ऑर्गेनाइजेशन को हेड करते हुए कि कितने परसेंटेज महिलाएं जो है बिजनेस स्टार्ट तो कर देती हैं, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाती या फिर घबराकर फेल होने के डर से वापस लौट आती है, या उसका रेशो कितना है? अभी जो मैं तुमको बताती हूँ कि LEW में जो हमारा है, वहां हमने बिल्कुल भी नहीं देखा है ऐसा। अच्छा। यस, वहां पे जिन्होंने हमारे साथ जुड़े हैं ना, वो चाहे वो थोड़ा छोटा बिजनेस ही कर रहे हैं, लेकिन उनका बिजनेस है, उन्होंने छोड़ा नहीं है। किसी किसी को हम बोलते हैं कि कई बार क्या होता है, देखो कि अपने बिजनेस में चेंज लाना पड़ता है। जैसे मैंने शुरू किया था कपड़े से, फिर मुझे लगा नहीं, इसके साथ में ज्वेलरी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लेडीज बोलती है इसके साथ में क्या अच्छा लगेगा, तो वो हमारे पास वो भी आइटम होना चाहिए। तो तुम अगर तुम बच्चों के सामान बेच रहे हो, उसमें पेंसिल, रबर, शार्पनर रख रहे हो, तो और बच्चों से रिलेटेड कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो उनको अट्रैक्ट करेगा, वो भी तुम्हारे पास में होना चाहिए। तो ये चीजें जो है ना, वो समझने की बहुत होती है कि जो आप कर रहे हो उसमें आपको साथ में और क्या रखना चाहिए, वो बहुत जरूरी है।
इनोवेशंस कांस्टेंट होने चाहिए है, एडिशन उसमें कांस्टेंटली बिल्कुल होना चाहिए। और कई बार होता है कि हमको चेंज करना पड़ता है। हाँ। जैसे मेरा ये कई बिजनेसेस है, हाँ, बड़े बिजनेसेस, बिग कॉर्पोरेट्स है जिन्होंने स्टार्ट किसी और से किया था, लेकिन आज वो बहुत किसी और चीज की बहुत बड़ी कंपनी है। सो इट हैपेंस। बिल्कुल, मींस चेंज इज ओनली कांस्टेंट जिसे कहते हैं। आई सपोज ये बहुत मैटर करता है बिजनेस में। Your journey is very inspiring. What are the challenges you faced in life और उसे कैसे हैंडल किया, कैसे टैकल किया? मैं सही बोलूं तो मेरा बिजनेस की जर्नी जो स्टार्ट हुई है ना, आप सोच भी नहीं सकते जहां से मैंने स्टार्ट किया। और मैंने स्टार्ट की लुब्रिकेंट से। डोंट टेल मी। एक्चुअली ऐसा था, मेरे हस्बैंड का लुब्रिकेंट्स का भी बिजनेस था और बहुत बड़ा बिजनेस था, बहुत सारे सीएनएफ एजेंसी थे उनके। तो उनको एक सीएनएफ एजेंसी का और ऑफर आया। उसमें था कि वो अपने नाम से नहीं ले सकते थे क्योंकि उनके पास ऑलरेडी थी, तो उन्होंने बोला पूनम के नाम से लेते हैं। तो मेरे ससुर जी बोले कि हाँ पूनम के नाम से ले सकते हैं, बड़ी बहू थी मैं। तो मैंने बोला मैं नहीं मानती पूनम के नाम से। मेरे हस्बैंड बोले क्यों, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा मुझे ये प्रॉब्लम है, अगर मेरे नाम से लोगे तो चलाऊंगी मैं। क्या बात है। तो मेरे ससुर जी बोले कि लुब्रिकेंट्स का है पूनम, सब सीखना पड़ेगा। मैंने कहा सब सीखूंगी, सब सीखूंगी, लेकिन मैं चलाऊंगी। सीएनएफ एजेंसी मिली, वाड़ी जाती थी मैं। वाड़ी में उस टाइम पे कोई भी गोडाउन में लेडी नहीं होती थी, एक मेरा ही गोडाउन ऐसा था। कितने साल पुरानी बात है ये? करीबन 30-35 साल पुरानी, 35 साल पुरानी। क्या बात है। मेरे बच्चे भी छोटे छोटे थे, तो मैं ऐसा करती थी, उनको स्कूल भेज देती थी, फिर उनके लंच टाइम पे वाड़ी से वापस आती थी, उनके साथ लंच करती थी, उनको सुला देती थी, फिर जाती थी और शाम को 5 बजे मैं गोडाउन बंद करके 5:30 तक घर पहुंच जाती थी। बच्चों के साथ बैठना, खेलना, उनको चाय दूध नाश्ता देना, उसके बाद उनको पढ़ाना, फिर रात का खाना तैयार करना। कुकिंग मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मैं वो आज तक भी किसी को दी नहीं हूँ, मैं ही बनाती हूँ खाना। क्या बात है। तो इस तरह से मैंने बड़ा वहां से शुरुआत की और उसके बाद ऐसा हुआ कि वो कंपनी ही किसी के साथ मर्ज हो गई। तो जिसके साथ वो मर्ज हुई वो मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद था, तो हमने वो छोड़ दिया सीएनएफ एजेंसी। उसके बाद फिर कपड़े का बिजनेस का भी कहानी ही बनी थी मेरे लिए कि किसी ने मुझे बोला कि आपके भाई का शॉप है दिल्ली में, तो मुझे वहां से लेन देन के लिए 21 ड्रेसेस बुला के दो। मैंने किसी और के लिए बुलाए थे, बाय चांस कुछ ऐसा हो गया कि वो नहीं ले पाए और वो 21 ड्रेसेस मेरे पास थे। आप बिलीव करोगे क्या हुआ कि जो 350 की ड्रेस थी उस पे 400, जो 400 की थी, हर एक ड्रेस पे 50 रुपए बढ़ा दिए। पड़ोसियों को बुलाया, मेरे पास ड्रेस आई है और ये इतनी अच्छी अच्छी ड्रेस होलसेल रेट में 50-50 रुपए बढ़ाए थे, बिक गई। 20-25 मिनट के अंदर 20 ड्रेसेस बिक गई। डेस्टिनी जब कुछ डिसाइड करती है तो शायद वो अपने साथ में चैलेंज भी देती है। और फिर मुझे लगा यार ये मैं कर सकती हूँ। क्या बात है। और उसके बाद मुझे आईएस भी जाने का चांस मिला। यस, हैदराबाद। That I want to listen to your experience, and I think you was only telling me कि वहाँ पर पूरा एक women wing है जो इंडस्ट्रीज women led इंडस्ट्रीज है। वो अलग चीज है। अच्छा, वो अलग चीज है। क्या है? ये अलग है। ये ऐसा हुआ था कि पहले तो बताइए आईएस क्या है, क्योंकि ISB ओके, ISB हैदराबाद, ISB हैदराबाद। हाँ, तो उसमें ऐसा है कि आज से 16 साल पहले ये हुआ था कि बिजनेसेस बहुत डाउनफॉल पे थे। तब ये देखा गया कि अगर लेडीज को इसमें लाया जाता है तो बिजनेसेस को हम ऊपर ला सकते हैं। तो बिजनेसेस की ट्रेनिंग लेडीज को दी जाए। ओके। उसके लिए ऑल ओवर वर्ल्ड से 10,000 वुमेन्स को सिलेक्ट किया गया था और इंडिया से 1100। ओके। उसमें से हम वीआई में से 3 लेडीज सिलेक्ट हुए थे, जिसमें से एक मैं थी। क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस। और उसके लिए हमको यहाँ पर 6 महीने हमारी ट्रेनिंग हुई थी। 1 वीक के लिए हमारी ट्रेनिंग होती थी और बाकी 3 वीक्स हमको खुद से स्टडी करनी होती थी। 6 महीने बाद हमें हैदराबाद जाना। क्या हुआ था? पूरी पढ़ाई MBA। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से MA पास हूँ पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन जो
इसका कोर्स किया है ना बहुत टफ था, बहुत पर tough। क्या क्या सीखा? एक्चुअली देखा जाए तो बिजनेस के लिए क्या क्या जरूरी है वो सब उन्होंने बताया, A to Z। ओके। पर उसके लिए अपना जो है बिजनेस जब बहुत बड़ा होता है ना, वो वाकई में वहां पर काम आने वाली चीजें हैं। हमारा जैसे बिजनेस इतना बड़ा नहीं है, मेरा जैसे, तो उसमें आया काम ऐसा नहीं है, जो मेरे काम आया वो मुझे मालूम है। और उस टाइम पर मालूम था मेरा उनको भी कि मैं घर से करती हूँ बिजनेस, और उन्होंने भी मुझे ऐसे सिलेक्ट नहीं किया। मुझे फोन कॉल्स हुए, उस पे इंटरव्यूज हुए, उस पे इंटरव्यू होने के बाद उन्होंने मेरे घर विजिट किया, मेरा पूरा देखा कि रूम कैसा सेटअप है। उन्होंने देखा कि बकायदा शोकेस बने हुए हैं, बकायदा शेल्फ्स बने हुए हैं, बकायदा एकदम सिस्टमेटिकली बुटीक बना हुआ है, सिर्फ नाम नहीं। तब उन्होंने सिलेक्ट किया था। और उस टाइम मुझसे पूछा भी गया था, क्योंकि मैं तब 50 साल की थी, तो आर यू रेडी टू स्टडी एट दिस एज? मैंने कहा यस ऑफ कोर्स। तो 50 साल की उम्र में पढ़ाई की थी। ये तो प्यार ऐसा और सब। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है। लास्ट हम 1 वीक के लिए हैदराबाद गए थे, और वो एक बहुत अच्छी जर्नी थी हमारी, बहुत क्या मजा बात। आया, बहुत एंजॉय किया। मुझे बताओ कि अपना खुद इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जो है ना हैदराबाद का, हम्म, उसमें एक ये था कि पैसा, अपना खुद का पैसा कमाना विमेन का क्या बदल जाता है? देखो, मैं ऐसा नहीं सोचती कि एक औरत का पैसा कमाना, मैंने जो भी किया, मैंने ये नहीं सोचा कि ये मेरा है। हम्म, आज भी नहीं, मैं थोड़ा नहीं, सा देखो जैसे कई लेडीज ऐसा सोच, आज भी है, मैं तुमको बताऊं, आज भी है। आज भी लड़कियां ये सोचती हैं कि जो मैंने कमाया है वो मेरा है, और मेरे हस्बैंड का भी मेरा है। तो वो हाँ, वो जो मेरा है वो मेरा है, जो मेरा उनका है वो भी मेरा है। तो वैसा नहीं था हमारा, हम दोनों का एकदम सब। मेरा पर्सपेक्टिव ये पूछने का ये है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने से ओके, महिलाओं में क्या बदल जाता है अंदरूनी तौर पे? कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ जाता है। जब आप कमाने लगते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आप हर चीज में अपने आप को आगे पाते हैं, आप हर चीज में समझते हैं कि यहाँ मैं ये काम कर सकती हूँ। किसी भी काम के लिए आपको ऐसा नहीं लगता है कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ। हर चीज के लिए आपको जो कॉन्फिडेंस आता है वो सबसे बड़ी चीज है। दूसरा ऐसा है कि आपको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि आज मुझे कुछ चीज जरूरत है तो मैं किसके ऊपर डिपेंड कर रही हूँ, बल्कि हमको ऐसा लगता है कि आज आपको अगर जरूरत है तो हम आपके साथ खड़े हैं। तो वो चीज, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको हर चीज का हर चीज का फ्रीडम देती तो वो चीज है। और दूसरा ऐसा है कि जब हम खुद से कुछ करने लगते हैं और बाहर दुनिया में जाते हैं, कोई भी काम करेंगे आपको बाहर जाना पड़ता है। जब आप बाहर जाते हो, दुनिया से मिलते हो, इंटरेक्ट करते हो लोगों से, तो उसमें जो आपके अंदर चेंज आता है वो एकदम अलग होता है, एकदम अलग। मुझे ये हैदराबाद वाला भी एक्सपीरियंस बताओ ना, हैदराबाद में आपने क्या देखा? जो लास्ट मैंने बताया था अभी पहले, हाँ, आईएसबी का, आईएसबी का हमारा आईएसबी क्या है बेसिकली? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, जो कि एमबीए का कोर्स रहता है वहाँ। नहीं, ये तो हमारी बात हो चुकी है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो हैदराबाद ने जिस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफी काम किया और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज्यादा उन्होंने महिलाओं को प्रोत्साहन दिया है, वो पूरा अपने क्या केस स्टडी रहा है आपका? हाँ, उस टाइम पे देखो उन्होंने ऐसा किया था कि ऑल ओवर इंडिया से, जैसे हम लोग जो थे 35 लेडीज का ग्रुप था, उन्होंने ग्रुप्स में लिया था वहां पर ट्रेनिंग। और यहाँ पर भी जो लेडीज आती थी वो इंदौर से थी, भोपाल से थी, दिल्ली से थी, हम नागपुर से थे। तो ऐसे करके हम 35 लेडीज थे, और हर एक का बिजनेस अलग था। मेरा ड्रेसेस का था, तो उस हमारे पूरे ग्रुप में कोई भी ड्रेसेस और नहीं थी लेडी। इस तरह से सबका अलग अलग बिजनेस था। और उन 35 लेडीज में जब तुम्हारा बिजनेस सबका अलग है, तो तुमको किस तरह से अपने अपने बिजनेस में इन चीजों को कहाँ फिट कर पाओगे। वो इवन हम लोगों को दो लोगों को बैठा के भी सेशन होता था हमारा, कि आपको किस तरह करना है, नेगोशिएशन किस तरह करना है। 2 लेडीज को बिठा दिया, उसके बाद पूछा कि कौन आप में, जैसे हम दोनों बैठे हैं नेगोशिएशन में, आप में से कौन जीता। अगर आप जीते हो तो आपने ऐसा क्या क्वेश्चन इसको किया था जो ये बता नहीं पाई और आपका नेगोशिएशन सही रहा। तो
उन चीजों को लेके भी उन्होंने, मतलब बिजनेस में आपको क्या क्या चाहिए वो आपकी लाइफ में कहाँ तक काम आ सकता है वो तक, क्योंकि नेगोशिएशन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिल्कुल पार्ट है। तो वो लेके भी उन्होंने इतना अच्छा हम लोगों को छोटे छोटे पार्ट्स को भी लेके उन्होंने हमें जो वहां सिखाया वो हमारे को अभी तक भी बहुत काम आ रहा है। क्या बात है। वैसा है। रिसेंटली यू विजिटेड हैदराबाद। हैदराबाद। व्हाट वाज दैट? वो ऐसा था कि हम लेडीज एंटरप्रेन्योर विंग जो है हमारा VI का, हम लोग एवरी ईयर जाते हैं यहीं आसपास के इंडस्ट्रीज में विजिट करते हैं, लेकिन इस बार हमने हैदराबाद विजिट किया क्योंकि हैदराबाद में एक पार्क बना है, इंडस्ट्रियल पार्क, जो कि विमेंस का ही है सिर्फ, और उसमें ऐसा है कि जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो पूरी लेडीज रन कर रही हैं। उसके अलावा जो जितने भी उसमें वर्कर्स हैं वो भी सारी लेडीज हैं। 30 एकर्स में बना हुआ है उनका। क्या बात है। और उनका दूसरा प्रोजेक्ट आ रहा है अभी हैदराबाद में ही, 80 एकर्स में बन रहा है वो, तो वो हम चाहते हैं कि नागपुर लाएं। तो आपने स्टडी किया होगा कि उस गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया है, किस तरह से प्रोत्साहन दिया है, किस तरह से वो महिलाएं आई है, किस तरह से विमेन इंडस्ट्रियलिस्ट ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बन रही है। व्हाट वाज योर लाइक ऑब्जर्वेशन? हाँ, वहां हमने जो देखा उसमें ऐसा था कि वहां पे गवर्नमेंट ने उनको बहुत सपोर्ट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको जो जमीन दी गई है वो बहुत ही नॉमिनल रेट्स, बहुत ही नॉमिनल रेट्स में। दूसरा, उनको अगर पैसों की जरूरत है तो बैंक से जो उनको लोन लेके दिया है वो भी बहुत ही एकदम कम इंटरेस्ट रेट में। और उसके अलावा उनको मशीनरीज वगैरह अगर चाहिए तो उसके लिए भी उनको जहां से मंगवानी पड़ेंगी वो सब के लिए भी उनको कोई ना कोई सपोर्ट था वहां पर। उनको समझाने वाले वहां लोग थे, सॉरी, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो ऑलरेडी जैसे बिजनेस कर रहे थे। एक लेडी वहां पर है जो कि सॉक्स की फैक्ट्री चला रही है। तो सॉक्स की फैक्ट्री के लिए उसके हस्बैंड ऑलरेडी सॉक्स की फैक्ट्री चला रहे थे हैदराबाद में ही, तो उसने सोचा कि मैं अलग से भी लेडीज के लिए यहाँ कर सकती हूँ। उसने वहां स्टार्ट किया और उसने एक बहुत अच्छा काम किया है कि अलग अलग लेडीज को लेकर आई, गरीब लेडीज, उनको उसने सिखाया। ठीक है, अब जैसे मैं गई हूं, मेरे को उसने सिखाया। उसका ये कहना था कि अब तुमको सीख गए हो, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, मशीनरी तुमको मालूम है, पैकिंग तुमको मालूम है, सब कुछ मालूम है। अगर तुम मेरे साथ ही जुड़े रहना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, यहाँ रह सकते हो। अगर तुम बाहर जाके करना चाहते हो तो तुम्हारे सेल में जो भी तुम बनाओगे, क्योंकि जो बना रही थी वो सेल में वो लेडी हेल्प कर रही थी उसको। तो जितनी भी लेडीज थी वहां पर उनका यही था, उनको 1-1 लाख ही लगा। और आज वो जो, जैसे मैं उनकी कस्टमर हूं तो वो मेरे को ले जाके वहां दिखाएंगे कि ये देखो ये मेरी फैक्ट्री है। ओके। जबकि उनकी एक मशीन है वहां। तो 1-1 लाख में कोलैबोरेटिवनेस ज्यादा बढ़ा है। यस, तो ये चीजें वहां बहुत अच्छा, छोटी छोटी चीजें और भी, जैसे उनको अगर किसी चीज का टेस्ट करना है, कुछ ईच एंड एवरीथिंग वहां पर है। बच्चों के लिए अब इतनी दूर से वो लोग आ रही हैं, हैदराबाद से थोड़ा दूर है वो, तो अगर वो आ रही हैं तो उनके बच्चे, उनके लिए स्कूल वो लोग वहां छोड़ नहीं सकते, गरीब लेडीज है, तो उसी प्रीमाइसिस में उनके लिए वो सब वहां पर देना। काफी सारी चीजें जो थी जो हमें बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, बहुत ही ज्यादा। तो एक केस स्टडी की तरह हम हैदराबाद का विमेन इंडस्ट्रियल पार्क, हाँ, सो आई थिंक हैदराबाद का विमेन इंडस्ट्रियल पार्क हम नागपुर में लाना चाहते हैं। हमने नाम भी सोच लिया है। क्या बात है। हमने नाम सोचा है विमेन इंडस्ट्रियल नगरी, विन, यानी हमें जीतना है। अब हमारे को कहाँ कितना सपोर्ट मिलता है वो देखना है। क्या बात है। बट बोलते हैं जहाँ चाहा वहाँ रहा। बिल्कुल। तो हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या कहती है अभी तक, क्या हुआ? अभी तक तो हमें अपडेट क्या है उसके? अभी तक तो हमें कुछ भी उसका अपडेट नहीं है, और हमें लगता है कि हमारा बहुत जल्दी वहां से सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि हम लोग उसके लिए साल भर से कोशिश कर रहे हैं। तो आपने क्या डिमांड्स रखी है गवर्नमेंट के पास में? यही कि हमको 50 एकर्स कम से कम चाहिए, वो भी नागपुर के नजदीक के एरिया में, ताकि लेडीज को बहुत दूर नहीं जाना पड़े। तो वो हमारा है कि 50 एकर्स। और उन्होंने क्या किया है, बाउंड्री वॉल बनाई है हैदराबाद में। तो हमारा भी यही है कि हमको विद बाउंड्री वॉल चाहिए, ताकि लेडीज अंदर सेफ रहें। तो सेफ्टी, लैंड, लोन फैसिलिटी ऑन द लो इंटरेस्ट रेट,
और फैक्ट्रीज बनाने में जो भी सपोर्ट लगता है वो हाँ, सब उनकी वो सब, फैमिली yes, और बच्चों के लिए बच्चों के लिए सपोर्टिव भी सब। एरिया रहे, सेफ्टी और सिक्योरिटी रहे, इस तरह का। वाह, इट्स वेरी अप्रिशिएबल इनिशिएटिव। मुझे लगता है इससे इससे बहुत सारी महिलाओं को ये प्रोत्साहन मिलेगा कि वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आए। उसके अलावा देखो ना कितनी लेडीज को काम मिल जाएगा। आज कितनी लेडीज हैं जो चाहती हैं हम काम करें। मेरा एक सवाल ये भी है कि अगर महिलाएं बिजनेस सेक्टर में आए ज्यादा से ज्यादा, तो इससे क्या पॉजिटिव बदलाव आएगा नेशन बिल्डिंग में? उसमें देखो वैसे देखा जाए तो वो लेडीज कहीं भी जाएं, कोई भी काम करें तो उसमें नेशन में बदलाव आना ही चाहिए। पर बिजनेस में अगर आ रही हैं तो उनका जो बिजनेस वो जिस तरह से बढ़ाएंगी, जैसे मेरा बिजनेस जैसे मैं बढ़ाती हूँ तो उसमें मैं अपने अंडर जितने लोगों को काम देते जाऊंगी, है ना, तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि हम किसी को अपने साथ काम करने के लिए रख रहे हैं और उनको हम रोजगार दे रहे हैं। जब तक हम दूसरे के अंडर काम कर रहे हैं वो इतना काम का नहीं रहेगा, लेकिन अगर हम खुद काम कर रहे हैं और अपने अंडर किसी को काम के लिए दे रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आता है। आज बहुत से बच्चे हैं, बहुत से जो पढ़ाई कर ले रहे हैं लेकिन उनको सही जॉब जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। और कई कई जगह ऐसा भी होता है कि देखो उनको सिखाया जाता है कि तुम इस तरह से करो। मैं तुम्हारे को अपनी एक फ्रेंड का ही बताती हूँ। मेरी फ्रेंड है एक वीआई में, रमनी नाम है। वो एक बहुत अच्छा काम कर रही है। वो पेपर मैशी की डॉल्स बनाती है। और तुम्हें जान के खुशी होगी कि उसकी डॉल्स जो नया पार्लियामेंट हाउस बना है उसमें लगी हुई है। क्या बात है। तो वो क्या करती है कि अपने साथ लड़कियों को जोड़ती है, उनको सिखाती है। तो वो जो सीख के जा रही हैं वो अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट करती हैं। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपना अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगे। तो ये चीजें जो हैं, हाँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा पड़ता है और कॉन्फिडेंस एक अलग चीज है, और जिसे हम वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं। तो एम्पावरमेंट मुझे लगता है कि जब आपके पास फिनेंशियल फ्रीडम है तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है टू द नेशन बिल्डिंग वो एक अलग लेवल पर बढ़ जाता है। इट इज अ फैबुलस कॉन्वर्सेशन विथ यू। इट्स ऑलवेज बीन अमेजिंग। बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही पॉजिटिविटी, यू आर एन एपिटोम ऑफ पॉजिटिविटी दैट आई वांट टू से यू, एंड थैंक्स फॉर कमिंग। Thank you so very much, and you're in a real sense you're a boss beauty. You're handling so beautifully everything, and you're inspiring people's life. Thank you so very much. Thank you. How beautiful that when we are entering into the women's stories, कितनी खूबसूरत कहानियां हैं, कितनी खूबसूरत बातें हैं, कितनी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं, और ये कहानियां हमें मजबूत बनाती है। ये कहानियां हमें जीने का और कुछ करने का हौसला देती है। एंड दैट्स व्हाई आई लव द name Boss Beauties, and I love the guest Poonam Lala. Thank you, Poonam. Thank you. And keep watching Boss Beauties, because I believe in that. We are turning women's stories into movement. Let's be the part of the movement. Thank you.